काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो यहाँ हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका होस्ट एंड गाइड फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गुरुजी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडिट एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन के प्रैक्टिकल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑडिट एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन, सीएसी के नाम से ज्यादातर लोग इसको जानते हैं, सिविल अकाउंट कोड। ओके, तो आज इसी के ही प्रैक्टिकल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, पे बिल, उसका ओवरव्यू देखेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल करेंगे। तो सीएसी के अंदर मेन 4 प्रैक्टिकल आते हैं, जिसके अंदर से मैंडेटरी जो प्रैक्टिकल है वो है पे बिल का। 40 मार्क्स का ये अकेला प्रैक्टिकल रहता है, ठीक है। और बाकी जो ग्रांट ऑफ लोन एंड एडवांस और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, लोन एंड एडवांस, ये दोनों अलग अलग प्रैक्टिकल है। और एक आता है कोर्ट अटैचमेंट, ठीक है। एक ये तो मैंडेटरी है ही है, ये तो आएगा ही, और इन 3 में से एक प्रैक्टिकल आता है, ठीक है। टोटल 2 प्रैक्टिकल आते हैं अपने सीएसी में से। इस वीडियो में हम बात करेंगे पे बिल की। जो पे बिल है वो मेनली 4 पार्ट में डिवाइड होता है, हर एक पार्ट 10 नंबर का होता है। तो जो पहला पार्ट है, पार्ट 1, उसके अंदर क्या होता है, सैलरी इनकम। पार्ट 1 के अंदर हमको क्या करना होता है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसके पास किन किन सोर्सेज से इनकम आ रही है उसके अकाउंट के अंदर। एक तो आगे जो गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी मिलती है, ठीक है, बेसिक पे, डीए, एचआरए, वो सब। उसके अलावा कोई भी रेंटेड इनकम आ रही है, उसका जो उसने हाउस बिल्डिंग एडवांस लिया हुआ है उससे कोई रेंट आ रहा है, वो सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। किसी भी तरीके का जो पैसे उसके पास आ रहे हैं वो सारे कैलकुलेट होंगे इसके अंदर, पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 2 के अंदर क्या होगा, जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961, उसके अकॉर्डिंग जितने भी उसकी डिडक्शन या एग्जेम्पशन उसको मिलेगी, हमको क्या करना होता है, टोटल सैलरी हमारे पास आई, अब उसके ऊपर टैक्स लगाना है। टैक्स लगाने से पहले कुछ डिडक्शन और एग्जेम्पशन है जो सरकार ने हम लोगों को छूट दी हुई है, ठीक है। तो पार्ट 2 के अंदर वही डिडक्शन और एग्जेम्पशन करनी है। उसके बाद थर्ड के अंदर हमको क्या है, इनकम टैक्स जनरेट करना है, फिर पे ऑर्डर और पे बिल बनाना है। ओके, तो सबसे पहले हम पार्ट 1 की बात करते हैं, सैलरी इनकम। तो जैसे ही सैलरी इनकम पार्ट 1 हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर बेसिक पे, डीए, एचआरए और एफएमए, ये 4 तो बाय डिफॉल्ट रहने ही रहने वाले हैं अपने पास, ठीक है। बेसिक पे, डीए, एचआरए और एफएमए। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्लस में डीए, ठीक है, जो भी एप्लीकेबल डीए होगा, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये इसके अंदर काउंट होता है, ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इसके अंदर काउंट होता है। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, एनपीएस के अंदर जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, वो नहीं, जो गवर्नमेंट से हमको पैसे मिल रहे हैं वो 14%, जो वो ऐड हो रहा है ना उसके अंदर, एनपीएस के अंदर, वो भी इसके अंदर काउंट होता है सैलरी इनकम में, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, ठीक है। एलटीसी इसके अंदर जुड़ती है। ओके, सैलरी इनकम के अंदर क्या काउंट होएगा, एलटीसी भी काउंट होएगा। तो मेन ये सारे हैं जो सैलरी इनकम के अंदर काउंट होने हैं अपने पास, ठीक है। इन सब की कैलकुलेशन करनी है हमको, पर मंथ कितने पैसे आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करने हैं उतने महीने से। जैसे मान लिया 4 महीने तक मेरे पास 1500 ट्रांसपोर्ट अलाउंस आ रहा है, तो 1500 गुना 4, ठीक है। उसके बाद डीए बढ़ गया तो जो भी इंक्रीज होके बनता है अमाउंट, फिर गुना में 8, ठीक है। सेकंड पार्ट आता है अपने पास डिडक्शन और एग्जेम्पशन का, ये एग्जैक्ट लिखा होता है उसके अंदर। सेकंड पार्ट है डिडक्शन और एग्जेम्पशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन और डिडक्शंस हैं जिनके अंडर सेक्शन मैंने दिए हुए हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको पहले देखेंगे। इसके अलावा एक दो और है, उनको भी देखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो सैलरी इनकम है इसके अंदर जो भी सैलरी, जो भी अलाउंसेस अपनी ड्यूटी से रिलेटेड है, वो सब इसमें नहीं जुड़ेंगे। जैसे कि कन्वेंस अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, ठीक है। डीसीआरजी, डीसीआरजी भी सैलरी का पार्ट नहीं होता है। तो ये 3 जो हैं
ये तीनों काउंट नहीं करने सैलरी इनकम के अंदर। कन्वेंस अलाउंस जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 3200 की एग्जाम्पशन है, उनको जैसे 2500 से लेके 7200 रुपए तक के करीब मिलता है, ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप्ड को जो कन्वेंस अलाउंस है उसके अंदर 3200 रुपए की एग्जाम्पशन है, उसके अलावा जितना भी अमाउंट है वो टैक्सेबल है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसका अंडर सेक्शन क्या है 16IA। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है, ओल्ड टैक्स के अंदर है 50,000, असेसमेंट ईयर 26-27 से पहले वाले जितने भी हैं उन सब के अंदर है 50,000, और 26-23 के बाद और 26-23 वालों के अंदर क्या रहेगा अब 75,000, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब है HRA अंडर सेक्शन 1013A। इसके अंदर क्या होता है, एक्चुअल HRA, जो भी HRA हमने रिसीव किया वो, या फिर रेंट माइनस में 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। सैलरी के अंदर क्या आता है, बेसिक पे प्लस में DA, ओके। सैलरी में ये काउंट होता है, इनका 10% माइनस करना है रेंट में से, इन दोनों में से जो भी कम होगा, ठीक है, जो भी कम होगा वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा हमारी इनकम के अंदर से, ठीक है। तो डिडक्शन के अंदर वो अमाउंट आएगा। ये सब मैं अभी अंडर सेक्शन का आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, जब प्रैक्टिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद आपको ये थोड़ी समझ आ जाएगा। 80C to 80CCD, LIC, GPF, GIS, ट्यूशन फीस फॉर 2 चिल्ड्रन, ठीक है। 2 चिल्ड्रन की ट्यूशन फीस फुल्ली एग्जेम्प्टेड, फुल्ली डिडक्शन हो जाएगा उसका, ओके। तो LIC हो गया, GPF हो गया, GIS हो गया, ट्यूशन फीस हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, रीपेमेंट ऑफ HBA, इसके अलावा कोई NSC, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस मैंने बता ही दिया। तो ये सारा इन सब का जो टोटल है मैक्सिमम 1.5 लाख, 1,50,000, ठीक है। हाँ, इसके अंदर कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 10% ऑफ सैलरी NPS के अंदर, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। तो ये सारे आते हैं अपने 80C से लेके 80CCD तक, ओके। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, LIC, GPF, GIS, ट्यूशन फीस, ये सब आते हैं अपने उसमें पेपर में मोस्टली देखने के लिए मिलते हैं। हायर एजुकेशन अंडर सेक्शन 80E, जो भी हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया गया हो, लोन, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा ये इंटरेस्ट फुल्ली डिडक्शन में आ जाएगा, ठीक है, अंडर सेक्शन 80E। हायर एजुकेशन का जो लोन है उसका जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं वो इंटरेस्ट फुल्ली डिडक्टेड है। अब ये अंडर सेक्शन TTA है और TTB है। जो TTA है उसके अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट हमको सेविंग अकाउंट के अंदर पैसे डालने के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसका जो 10,000 अमाउंट है, मैक्सिमम 10,000 अमाउंट डिडक्शन के अंदर होता है इसके अंदर, ठीक है। डिडक्शन में आ जाता है 10,000 अमाउंट, अपना इंटरेस्ट है सेविंग अकाउंट का। ऐसे ही अगर सीनियर सिटीजन का कोई सेविंग अकाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है तो 50,000 का डिडक्शन है 80TTB के अंदर, ये है TTA के अंदर और ये है TTB के अंदर। अंडर सेक्शन 80U, 80U के अंदर क्या है, कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो अगर जो सेवियर डिसेबिलिटी नहीं है तो 75,000 की डिडक्शन है, और अगर सेवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 की डिडक्शन है, ओके। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए इनको मैंने अलग से आप लोगों को समझाया है। ये पेपर में देखने के लिए मिलते हैं हमको, प्रीवियस ईयर का आप चेक कर सकते हो जाकर। 80D मेडिकल इंश्योरेंस के लिए
जो प्रीमियम दिया गया है तो उसका 25,000 तक का डिडक्शन अप टू 25, और सीनियर सिटीजन के लिए यही क्या है 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन। तो मेडिकल इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम दिया जाता है अप टू 25,000 उसका डिडक्शन, और अगर सीनियर सिटीजन का मेडिकल इंश्योरेंस है तो 50,000। 80DD, यह है 80D, और एक आता है 80DD। 80DD के अंदर क्या है 40%, अगर डिसेबिलिटी है 40% से ज्यादा, ठीक है, तो 75,000, और अगर डिसेबिलिटी 80% से ज्यादा है तो 1,25,000। ट्रीटमेंट के लिए ये डिडक्शन होती है, अगर कोई भी ट्रीटमेंट होता है तो फ्लैट डिडक्शन है। मान लिया कोई भी ट्रीटमेंट के ऊपर 50,000 का खर्चा हुआ तो भी 75,000 या 1,25 जो भी उसकी डिसेबिलिटी का परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग डिडक्शन होगी। ओके, एक है 80DDB। इसके अंदर कुछ बीमारियां जो हैं ऑलरेडी मेंशन है उनके ट्रीटमेंट के लिए है, जैसे कि क्रोनिक डिजीज है, कोई न्यूरोलॉजिया है, ठीक है, क्रोनिक रिवेल है, ठीक है, ये सारी ऐसी ऐसी जो बीमारियां हैं वो अलग से मेंशन कर रखी है, उनके लिए 40,000, और सीनियर सिटीजन के लिए 1,00,000, ठीक है। या फिर एक्चुअल जो है एक्सपेंस आया ट्रीटमेंट पे, जो भी एक्चुअल एक्सपेंस आया वो, या ये इन दोनों में से जो भी कम होगा वो डिडक्शन में यूज होगा, ठीक है। तो ये है मेन 80D। इसके अंदर काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, 80D, 80DD और 80DDB। ओके, तो ये 80D है कंप्लीट सेक्शन। 80G, किसी भी चैरिटी फंड के अंदर हम डोनेशन देते हैं अगर, तो उसकी क्या डिडक्शन होगी। 100% डिडक्शन होती है। कुछ 4-5 ऐसे हैं चैरिटी फंड जिनके अंदर अगर करते हैं तो 50% डिडक्शन होती है। तो मैं 50% वाले आपको बता देता हूँ। एक तो है राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, ओके, ड्रॉट रिलीफ फंड, ड्रॉट रिलीफ फंड, ये पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड है, ओके। और एक कोरोना वाला है, कोरोना रिलीफ फंड। इन सब के अंदर अगर आप अपना डोनेशन डालते हो तो 50% उस डोनेशन का आपका इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शन हो जाएगा, ओके। और एक और है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये 3-4 हैं इनकम टैक्स के अंदर से। इसके अलावा सारे क्या है 100% डिडक्शन में आते हैं। एक मेन आता है अंडर सेक्शन 24A, जो कि इसमें लिखा नहीं है। अंडर सेक्शन 24A में क्या होता है, जो लेटिंग वैल्यू होती है प्रॉपर्टी की, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें से माइनस होता है म्युनिसिपल टैक्स, फिर आती है नेट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। नेट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी का जो है 30% वो हमारी इनकम मानी जाती है। ऐसे कैलकुलेट करना है हमको, सीधा लेटिंग वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू है उसी को हम अपनी इनकम नहीं मान सकते, उसके अंदर से म्युनिसिपल टैक्स भी माइनस होगा, फिर नेट वैल्यू आएगी, उसका हमको 30% जो है डिडक्शन करना है, ओके। अब ये आता है थर्ड पार्ट अपना। मैंने पार्ट 1 बताया, उसके अंदर सारी इनकम हमने जोड़ दी, बेसिक पे, डीए, एचआरए। उसके बाद हमने बताया पार्ट 2 जिसके अंदर हमने एग्जाम्पशन और डिडक्शन के इंपॉर्टेंट अंडर सेक्शन करे हैं। अब आ जाते हैं हम पार्ट 3 पर, पे बिल। इसके अंदर प्रिपेयर हिज पे बिल फॉर द मंथ ऑफ, मंथ मेंशन किया होगा, उस मंथ के अंदर हमको कितना डीए मिल रहा है, कितना एचआरए मिल रहा है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बेस पे ही आपका पे बिल प्रिपेयर होगा। अब इसमें ना 3 चीजें होती हैं, डिडक्शन होती हैं, डिडक्शन बाय एजी, टीओ और पीएनबी बैंक, ठीक है। डिडक्शन बाय एजी, टीओ और पीएनबी बैंक। डिडक्शन बाय एजी के अंदर क्या आता है, जीपीएफ। ये क्या है, हमारी जो ग्रोस इनकम है ना उसके अंदर से ये 3 डिडक्शन होके लास्ट में हमको नेट सैलरी मिलेगी, ओके। तो ये डिडक्शन किनके थ्रू होता है, एजी, टीओ और पीएनबी से। तो एजी से जीपीएफ, रीपेमेंट ऑफ एचबीए, ठीक है,
कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट हमने दिया हुआ है, ओवर पेमेंट की हुई है, तो वो ओवर पेमेंट भी यहाँ से डिडक्ट होगी। ओके, इसके अलावा कोई भी अनएडजस्टेड टीए है या फिर एलटीसी है वो भी, ये सब क्या है, डिडक्शन बाय एजी। अब इसमें टी से याद रखना टैक्स, टैक्स, जीआईएस, एलआईसी, पीएलआई, ये सब क्या है, टीओ वाले उसमें से डिडक्ट होंगे। ओके, पीएलआई, हाउस रेंट, ये सब डिडक्शन बाय टीओ। इसके अलावा जितना भी अपना एडवांस है, ठीक है, वो सारा कौन डिडक्ट करेगा, पीएनबी। जैसे मैरिज एडवांस, ठीक है, व्हीकल मोटर एडवांस, ये सारा एडवांस कौन करेगा डिडक्ट, पीएनबी से। ये सब डिडक्शन होने के बाद बनती है अपनी नेट सैलरी। इन सब के बाद क्या बनती है, नेट सैलरी। अब ये आता है फोर्थ पार्ट। हमने थर्ड पार्ट के अंदर बता दिया कि भाई जो जो हमारे डिडक्शन होने हैं, डिडक्शन टू बी एडजस्टेड बाय एजी, टीओ और पीएनबी। अब है पे ऑर्डर, ये है फोर्थ पार्ट, पे ऑर्डर। पे ऑर्डर का मतलब हम एक ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं किसी भी बैंक को, एसबीआई को, कि भी इन एम्प्लॉय की ये पेमेंट डालनी है, इस एम्प्लॉय की। एसबीआई फलानी ब्रांच, जो भी ब्रांच है, पे रुपीज। अब यहाँ पे वो रुपीज हैं जो कि डिडक्शन के बाद हमारे बने हैं, ठीक है, और डिडक्शन से पहले क्या है, यहाँ पे आएगा रुपीज कुछ भी। जैसे मान लिया यहाँ पे था 90,000, फॉर एग्जाम्पल 90,000 रुपए पे करने हैं। पे रुपीज 90,000 थ्रू पेज अकाउंट, थ्रू पेज अकाउंट। ओके, पे रुपीज 90,000 थ्रू पेज अकाउंट। रुपीज मान लिया 10,000 बाय टीओ, रुपीज मान लिया 5,000 बाय पीएनबी। टोटल रुपीज कितने हो गए, 90, 10, 1,00,000, 1,05,000। ठीक है, तो ये अपना पे ऑर्डर बन गया। इसके अंदर टीओ ने जो डिडक्शन की है वो अमाउंट, और पीएनबी से जो डिडक्शन हुई है वो अमाउंट, नीचे टोटल, ऊपर पे कितने करने, इनको हटाने के बाद जो अमाउंट बना है वो पे करना है। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। हम इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ये हमारा पे बिल का ओवरव्यू था चारों पार्ट का। थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन जरूर दबा देना। धन्यवाद।